ल्हासा की ओर क्षितिज भाग 1 हिंदी। तो बच्चों, पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव करनौला था। पैतृक का मतलब है उनके पिता का। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। मूल नाम का मतलब है असली नाम उनका। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्ति, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में, विधा का मतलब है प्रकार और किस्मों में साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन का अर्थ होता है कि उन्होंने साहित्य को बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। मतलब उन्होंने ये सब चीजें लिखी हुई है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों में राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्तप्राय मतलब जो खत्म होने वाली, जो गायब होने वाली है। जो कि यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनत्यम है। यात्रावृत्त का मतलब है कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो उसके बारे में हम उसका वर्णन करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। और अनत्यम का मतलब यहाँ पर होता है सर्वश्रेष्ठ। तो राहुल जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी का शास्त्र मतलब उनको घुमक्कड़ कहा जाता था, क्योंकि उन्हें घूमने फिरने में बड़ा मजा आता था और वो घूमने फिरने के बारे में सारा कुछ अपने शास्त्रों में लिखा करते थे और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो राहुल जी के हिसाब से मंजिल इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन रास्ता जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही घुमक्कड़ का उद्देश्य भी है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। आदान प्रदान का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि लेना देना, ओके। और भौगोलिक मतलब भूगोल से रिलेटेड, वहाँ के जो नदियाँ, पहाड़ हैं, ये सब के बारे में। और उन्होंने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। तो संकुलित अंश का मतलब है कि ये जो हमने अभी गद्य पढ़ना है उसके बारे में कहा गया, उसको यहाँ पे जिसका संकलन किया गया हो, जिसको यहाँ पे जमा किया गया हो, तो संकुलित अंश के बारे में बताया गया। और ये यात्रा उन्होंने 1929 और 30 के दौरान की थी, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश का मतलब है कि छलपूर्ण, मतलब नकली वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। दुर्गम का मतलब बहुत ही मुश्किल रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोमांचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जरा हम एक बार मैप देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर ये हिंदुस्तान इंडिया का नक्शा है और ये बीच में नेपाल है। और ये जो नक्शे का सफेद भाग है ये पूरा तिब्बत का भाग है, जिसके की दाईं ओर ल्हासा पड़ता है। तो पहले ल्हासा जाने के लिए कलिंपोड से एक रास्ता था। कलिंपोड आसाम में पड़ता है, लेकिन ये रास्ता अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। तो अब अगला रास्ता बचता था नेपाल के थ्रू, जो कि ये लाल लाइन से दिखाया गया है, जो कि नेपाल से होते हुए फिर वो ल्हासा की ओर जाता था। और इस रास्ते के बाएं ओर जुंगला भी है।
तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ये मैप को देख लेने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परिफलिलपोण का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तो वो लोग रास्ते में हैं और वो एक चीनी किले में चाय पीने के लिए ठहर रहे हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, यानी कि वहाँ पर काफी खुला समाज है। और ना औरतें पर्दा ही करती हैं और औरतें घूंघट वगैरह नहीं करती जैसे हमारे हिंदुस्तान में करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। निम्न श्रेणी मतलब बहुत ही कम श्रेणी का। तो भिखमंगे जो होते हैं वो तो वैसे भी निम्न श्रेणी के होते हैं, तो उनको कोई भी घर के अंदर आने नहीं देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर आप निम्न श्रेणी के नहीं हैं तो आप घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो वहाँ के लोग अक्सर चाय लेकर के चलते हैं, साथ में अपनी चाय की पुड़िया लेकर चलते हैं और वो किसी को भी दे देते हैं तो वो आपके लिए बना देते हैं। वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वो चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसका नाम खोटी है, में रखकर आपको दे देगी। तो वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनको अपनी झोली में से चाय की पुड़िया निकाल कर देंगे तो वो लोग उसे पकाकर उसमें मक्खन सोडा डालकर और उसको बना कर ला करके आपको पिला देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी कि अगर आपके बैठने की जगह जो है वो चूल्हे से दूर है, तो और आपको डर लग रहा है कि वो लोग आपकी चाय में सारा मक्खन नहीं डालेंगे, तो आप खुद भी जाकर के वहाँ पर चाय में सारा मक्खन डाल सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त का मतलब है त्यागा हुआ, तो जो जिसको कि त्याग दिया गया है। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है कि वो, जैसे लोग टैक्स मांगते हैं ना, तो यहाँ पे रोड के टैक्स के लिए बात की गई है। तो वो राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। तो इनके पास कुछ कागजात थे तो उन्होंने वो उसे दे दिए। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोड़ला छोटे रास्ते को नेपाली भाषा में कहा जाता है। तो वो थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो ये जो सुमति हैं, ये इनके एक मित्र हैं जो उनके साथ में यात्रा कर रहे थे और वो भी भिखमंगे के भेष में थे। तो वो कह रहे हैं कि सुमति के जान पहचान के आदमी थे और उसकी वजह से उनको उनका भेष भिखमंगे का होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। वैसे भिखमंगे को तो कोई घर में घुसने नहीं देता, लेकिन इनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में थे। भद्र यात्री मतलब एकदम सभ्य, एकदम अच्छी तरह से। भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। तो जब वो अच्छे से बन के आए थे तब उनको किसी ने रहने के लिए जगह ही नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। झोपड़े का मतलब है एक छोटा सा टूटा फूटा घर। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। मनोवृत्ति मतलब है उनकी मानसिक स्थिति पर। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ यहाँ पर एक नशीली पीने की चीज है जिसको पीने के बाद उनके होश हवास खो जाते हैं। तो जब वो होश में ही नहीं रहेंगे तो चाहे इंसान भद्र हो या फिर भिखमंगे के भेष में हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। थोड़ला मैंने बताया रास्ते का नाम, रास्ते को कहते हैं और रास्ते का नाम क्या है? डांडा। तो हम उनको एक सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे
तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है और अगल-बगल में कोई गांव गिराव नहीं होते, नदियों के मोड़ के पास-पास से रास्ता होता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून मतलब कि एक कानून, ऐसा कानून जिसमें कि हथियार को रखने की पाबंदी हो। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो और बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं। ये एक हथियार का कानून है। तो ऐसा तिब्बत में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई हथियार का कानून नहीं है, तो कोई भी आदमी कोई भी हथियार रख सकता है अपने पास। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है। तो जो डाकू लोग आते हैं वो पहले आदमी को मार देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मारेंगे तो दूसरे आदमी के पास अगर कोई हथियार है तो वो डाकुओं को मार सकता है। इसलिए उनको खुद के अपने प्राणों का खतरा होता है और खुद को बचाने के लिए वो पहले आदमी को मार डालते हैं, बाद में देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुच्ची कुच्ची एक पैसा, कुच्ची कुच्ची का मतलब है दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंडकोर जाने तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लंडकोर यहाँ पर एक जगह का नाम है और सुमति उनका मित्र है जो हमने पहले बताया था। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे का मतलब है एक छोटा सा टीलेदार जमीन, मतलब ऐसा टीले के ऊपर वो चढ़ गए तो उसकी तरफ से उन लोग को ऐसे दिख रहा था। न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। तो इन्होंने यहाँ पे हिमालय का बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। तो सबसे जो ऊंचा जगह था वहां पर डांडे के देवता की जगह थी, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर की उतराई पर चलना था। तो अब वो लोग ऊपर तो चढ़ गए टीले के ऊपर और अगली बार वहां पे उसके बाद उतरना है उन्हें। चढ़ाई से कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सॉट की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये डॉन क्विक्सॉट जो है एक बहुत पुराना उपन्यास है जिसको स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांतेस ने लिखा था, और उसका जो नायक था, उसका जो हीरो था, वो इसी तरह से घोड़े पर ऐसे धीरे 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 कर चल के जाता था। तो यहाँ पर लेखक ने उसके साथ में अपनी तुलना की है कि मैं उसी हीरो की तरह से ऐसे धीरे 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 घोड़े पर चलता चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो लगता है लेखक ने गलत रास्ता ले लिया है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल जो है
एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। तो इन लोगों का चेहरा वैसे ही लाल रंग का होता है। और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले। कंडे जो है वो गाय के गोबर से उपले बनाते हैं ना, उनको कंडे कहते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंडकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहां भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मतलब उनके पहचान वाले। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। थुक्का एक तरह का नूडल सूप होता है, जो कि चाइनीज लोग या फिर ये तिब्बती लोग पीते हैं, खाते हैं। अब हम तिड्री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। तो तिड्री जो है ये एक मैदान है, बड़ा सा, वहां पर उसका नाम है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिकी समाधिगिरी। ये जो तिकी समाधिगिरी जो है, काफी मशहूर तिब्बत का एक मंदिर है, काफी धार्मिक जगह भी है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यहाँ पर इन्होंने गंडे के बारे में बताया गया है। और गंडा जो है वो कपड़े का पतला पतला चीर करके उनको ऐसे धागे जैसा बनाया जाता है, और उसको फिर मंत्र पढ़ के लोगों की हाथ पर बांध दिया जाता है। तो जो सुमति थे, वो अक्सर अपने यजमानों को ऐसे मंत्र पढ़कर गांठ बांधते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो इस काम के लिए वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, और उनके पास बहुत सारे गंडे थे। अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तो बोध गया से लाए गए कपड़े से वो फाड़ फाड़ के उन्हें और बना लेते थे। मैंने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो अगर वो सबको बांटते गंडे, तब तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये जो लेखक है वो डर गए, बोले कि ये तो बहुत टाइम लगा देंगे। तो उन्होंने बोला कि जिस गांव में हम रुकेंगे खाली वहीं पे बांट दो, बाकी सब जगह मत जाओ। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया जो है वो एक तरह से धातु का बर्तन बनाता है, जो ना उसके उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। तो वहाँ का मौसम काफी ठंडा है, लेकिन जहाँ पर धूप पड़ती है, जिस चेहरे के जिस भाग में धूप पड़ती है, वो भाग काफी गर्म हो जाता है। तो पीछे का कंधा ठंडा है, लेकिन चेहरा एकदम गर्म है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित तिकी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो उन्होंने किसी से मिलने का बहाना करके उसको शेखर विहार की ओर जाने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, विहारों के हाथ में है। मठ जो है, जैसे मंदिरों का संगठन होता है ना, उसको मठ कहते हैं। तो वहां पर भी बहुत सारे मठ हैं, और वो मठों की अपनी हिस्सेदारी है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु, जिनका नाम नस्से है, बड़े भद्र पुरुष थे। तो शेखर विहार जो जगह का नाम है, वहां की खेती के जो मुख्य भिक्षु थे, वो बड़े ही अच्छे पुरुष थे। भद्र मीन्स सभ्य पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। कंजूर जो है वो जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, उनको लिख के रखा गया है। मेरा आसन भी वहीं लगा।
वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो जो लेखक है उसे पुस्तकें काफ़ी पसंद है और यहाँ पर तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचनों को लिख-लिख कर किताबों में और पोथियों में रखा गया था। तो वो खुश हो गए थे, इसलिए उन्होंने सुमति को जाने को कह दिया, क्योंकि इन्हें किताबें काफ़ी पसंद थीं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड़गी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्से से विदाई लेकर चल पड़े। नस्से उनका जो मुखिया था, उससे वो विदाई लेकर चल पड़े। तो ये कहानी आगे और बड़ी है, लेकिन हमारी पुस्तक में ये इतना ही पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये यात्रा वृत्तांत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।